जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पे। आज हम कोविड-19 से जुड़ी कुछ जानकारी, तथ्यात्मक रूप से कुछ तथ्यों के आधार पे कुछ डाटा और कुछ अफवाहों तथा उनसे बचने के लिए कुछ जो हमारे पास गवर्नमेंट की रिपोर्ट हैं उनको हम सीखेंगे, उसको हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम कोई निष्कर्ष पे आएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन ख़राब है, उसको भी हम देखेंगे। कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन अच्छी नहीं है। और जो हमारे वैक्सीन का जो मापांक होता है जिसे एफिकेसी रेट कहते हैं, उसको भी हम सीखेंगे कि उसको कैसे निकालते हैं, एफिकेसी रेट कैसे प्राप्त करते हैं, या फिर जो हमारा प्लेसिबो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, वो ये सब वीडियो में हम आज सीखेंगे। जैसा कि आप सभी को इस समय कुछ माहौल पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम लोग सेकेंड स्ट्रेन जो कोरोना वायरस था उससे थोड़ा मुक्ति पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये सेकेंड स्ट्रेन कोरोना वायरस मुक्ति पाएँ या सोचो कि अगर कोरोना वायरस ख़त्म होगा तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोरोना वायरस तो पहली बात ख़त्म ही नहीं होता, चाहे वो कोरोना या कोई वायरस हो। तो वायरस तो ख़त्म होने वाला है नहीं, बस हाँ वो एक्टिव कब होता है ये बात की बात है। कोई उसके माध्यम में आ गया तो एक्टिव हो जाता है। अभी कल की न्यूज़ अगर आपको बताएं हम, तो जो मिल्खा सिंह हैं उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा कौर का कोरोना वायरस की वजह से ही निधन हुआ, जो एक फुटबॉल टीम की कैप्टन भी थी। और अभी साथ में मध्य प्रदेश में एक नया फंगस निकला है जिसका ग्रीन फंगस नाम दिया गया है। तो अभी ये सोचो कोरोना ख़त्म हो गया तो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, इससे पहले भी हमारा ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, कई सारे फंगस आए। अब एक नया फंगस भी मध्य प्रदेश के इंदौर में निकला है जिसका नाम दिया गया ग्रीन फंगस। तो ये जो फंगस वाली प्रॉब्लम है तो कोरोना पोस्टपोन जो हो जाते हैं उनके लिए, जो कोरोना से लड़ जाते हैं, कोरोना के बाद जो बच जाते हैं व्यक्ति, उनके पास ही दिक्कत आती है। तो हम क्यों ना पहले वैक्सीन लगा के अपने कोरोना से बचने के लिए जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित कर लें। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि लोग सोचते हैं कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कौन सी वैक्सीन अच्छी है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि आखिर वैक्सीन कौन सी अच्छी है, कौन सी वैक्सीन हमारे लिए फ़ायदे हैं, कौन सी वैक्सीन हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अगर एक शब्द में कहें तो ये कह सकते हैं कोई वैक्सीन ख़राब नहीं है। पहली बात तो ये है, वैक्सीन सारी अच्छी हैं, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर किसका आता है? एफिकेसी रेट का अंतर आता है, और कोई अंतर नहीं आता है। तो अगर हम वैक्सीन अच्छी बात करें तो अगर गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से जो हमारे पास रिपोर्ट है वो कोवैट के रिपोर्ट है हमारे पास, तो उसके हिसाब से अगर बात किया जाए, इसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस वैक्सीन एंटीबॉडी ट्राइटे। कोरोना वायरस वैक्सीन एंटीबॉडी ट्राइटे, इन्होंने जो रिपोर्ट अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले प्रोड्यूस की है, 3-4 दिन पहले हो मतलब कि इन्होंने अपना रिपोर्ट जो दिया है उसके हिसाब से इन्होंने बताया है कि जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड जो हमारी वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है, तो उसमें बताया गया, जो कोवैट का रिपोर्ट है उसमें बताया गया जो इसका फर्स्ट डोज होता है, फर्स्ट डोज यही काफ़ी कारगर हो जाता है। इसका फर्स्ट डोज आता है काफ़ी कारगर होता है, यानी कि जो फर्स्ट डोज इसकी होती है काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देती है शरीर को। और इसीलिए अब आप देख रहे होंगे जो कोविशील्ड वैक्सीन लग रहा है इसमें अब काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पहले क्या 42 दिन का अंतर दिया गया था, फिर उसके बाद 56 दिन का अंतर दिया गया, फिर इस समय अंतर जो इसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में जो इसका अंतर दिया गया है लगभग 80 से 85 दिन दिया गया है। उसका कारण क्या है? जब हम इसको 42 दिन या फिर 42 दिन पे लेते थे तब इसका जो एफिकेसी रेट था लगभग 56 से 60 या 70 तक था, ठीक। लेकिन जब हम इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, पहली वैक्सीन तथा दूसरी वैक्सीन के बीच में जब हम 80 से 85 दिन में लेते हैं तो इसका एफिकेसी रेट जो आता है वो 95% आता है। अब एफिकेसी रेट निकाला कैसे जाता है इसको अभी हम आगे सीखेंगे, एफिकेसी रेट निकाला कैसे जाता है। तो ये होगा कोविशील्ड। कोविशील्ड से मतलब कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है, भारत के बनाई हुई वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन है, ठीक। अब इसमें फर्स्ट डोज अगर हम ले लेते हैं तो इतना मानो कि हम 50 से 60% हम अपनी लाइफ को सिक्योर करें, यानी कोरोना वायरस, देखो मरना तो है ही एक ना एक दिन किस सभी को, बस कोरोना वायरस से मरने की जो सिक्योरिटी होती है वो 50 से 60% हम इससे कोविशील्ड से हम सिक्योर करते हैं अपनी लाइफ। अगर हम सेकेंड डोज भी 80 से 85 दिन के बीच में ले लिए तो जो हमारा एफिकेसी रेट आएगा 95, यानी कि 95% चांस है कि आप कोरोना वायरस से तो नहीं मरेंगे, अब अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है। तो अब ये तो होगा हमारा कोविशील्ड। नेक्स्ट हमारा आता है कोवैक्सीन।
कोवैक्सीन का कहानी कुछ इस प्रकार है। जो एक कोवैड की रिपोर्ट हम उसके हिसाब से बताएंगे, अपनी इसमें कोई बात नहीं बता रहे हैं। पहली बात तो ये कोवैक्सीन की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया है कि जो पहली वैक्सीन है वो इतना कारगर नहीं, मतलब कि जो फर्स्ट डोज है, जिसकी फर्स्ट डोज है वो इतना कारगर नहीं। लेकिन जब इसके दोनों डोज लग जाते हैं, सेकेंड डोज, तब भी इसकी जो एफिकेसी रेट आती है 85 से 86% हमारी एफिकेसी रेट आती है। तो जो कोवैक्सीन लगता है, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन पहली और दूसरी वैक्सीन के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग हमारा 42 से 56 दिन तक का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। अब 1-2 महीने का मतलब 56 दिन मतलब 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, लेकिन ये 2 महीने के बाद भी उतनी ही कारगर साबित होती है जितनी हमारी कोविशील्ड कारगर होती है। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हमारा कोवैक्सीन सही है कोविशील्ड सही, दोनों वैक्सीन सही है। अब इन दोनों से भी अच्छी हमारी स्पुतनिक है, लेकिन वो अभी बन नहीं रही है। तो इसलिए जो वैक्सीन आपको मिल रहा है, आपकी बारी है, तो वैक्सीन ज़रूर लें, इसमें आप बिल्कुल भी हिचकिचाएँ नहीं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कोवैक्सीन हमें लग गया तो हमें 80-85% ही सिक्योरिटी है। ऐसा नहीं है, दोनों वैक्सीन सही हैं, बस थोड़ा 95 और 85%। हम इसको जब एफिकेसी रेट निकालना बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे इसका अंतर कितना पड़ता है। आप अभी समझेंगे इसका अंतर कितना पड़ता है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, दोनों वैक्सीन अच्छी हैं, अच्छे से काम करें, बस आपको वैक्सीन मिलनी चाहिए कैसे भी करके। और जो कोवैड ने जो रिपोर्ट दिया था, ये रिपोर्ट कैसे दी थी, ये रिपोर्ट जो 515 लोगों पे रिसर्च किया गया था, जिसमें से 305 लोग कौन थे, मेल थे, और बचे 210 लोग थे हमारे फीमेल, 210 लोग फीमेल थे। अब इन लोगों को के ऊपर ये रिसर्च किया गया था। कितने राज्य थे इसमें 13 स्टेट और 22 सिटी में, 13 स्टेट 22 सिटी में लगभग 515 जो हमारे हेल्थ वर्कर होते हैं उनके ऊपर ये रिसर्च किया गया था। उससे पता चला कि जो कोविशील्ड होता है उसकी जो एफिकेसी रेट है वो 95% है, जो कोवैक्सीन है उसकी एफिकेसी रेट 80 से 85% है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है और कौन सी में थोड़ी सी कमी है। लेकिन हाँ, जब आप इसको अच्छे समझेंगे तो इसमें कोई कमी नहीं है, दोनों वैक्सीन बेहतर हैं, दोनों वैक्सीन कारगर साबित हैं, तो आप कोई वैक्सीन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें अफवाहें बहुत ज़्यादा मतलब कि वायरल हो रही हैं। तो बीच में WHO ने कहा भी था कि सबसे ज़्यादा खतरनाक पेंडेमिक से ज़्यादा खतरनाक इन्फोडेमिक, यानी कि जो झूठी खबरें या अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हैं, तो हमें पहले उनसे लड़ना चाहिए। अभी आप देखे होंगे जो बहुत से न्यूज़ पे आप देखे होंगे कि 2 साल में जो वैक्सीन लगाएं उनकी मौत हो जाएगी। उनसे पहले ये पूछो कि अभी 2 साल पहले वैक्सीन किसको लग चुका है, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो 2 साल वैक्सीन लगवा के पूरा कर चुका है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। और नाम इसमें किसका दिया जाता है, नाम उस वैज्ञानिक का दिया जो HIV की जो वैक्सीन है उसको खोज के दिया था। HIV जो वैक्सीन है उसको उस वैज्ञानिक ने खोजा था, उसका नाम इसके पीछे लगाया जा रहा है कि हाँ इसने बताया। वो पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़े, वो उन्होंने ये बताया था जो वैक्सीन होता है, आपको बता दें आश्चर्य मानोगे आप, जो वैक्सीन होता है किसी बीमारी की वैक्सीन को बनाने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। इसे मार्केट में जितनी भी वैक्सीन है सब इमरजेंसी यूज के लिए बनाई गई, यानी इमरजेंसी उनको परमिशन दिया गया है कि आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर रियल पूछो WHO से उसको अथॉरिटी है तो परमानेंट अभी उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला कि आप हमेशा के लिए वैक्सीन का व्यापार कर सकते हैं, हमेशा वैक्सीन अपनी यूज कर सकते हैं। बस यही है कि 1-2 लोग पे इसका साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, तो उनमें कम से कम जो लाखों की संख्या बच रही है तो उनको तो बचाना चाहिए। 1-2 लोग पे साइड इफ़ेक्ट है तो क्या हुआ। तो 10 से 15 ईयर इसमें लग जाता है एक वैक्सीन बनाने में। अभी लगता कैसे है, तो इसको भी हम सीख लेते हैं कैसे लगता है। देखो, वैक्सीन जब बनता है तो उसमें कई सारे ट्रायल होते हैं, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़। तो जो फर्स्ट फेज़ में ट्रायल किया जाता है वो लगभग 20 से 80 लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है। इसमें महिलाएं भी होती हैं, मेल, फीमेल, एडल्ट, बुजुर्ग, लगभग सब लोग, ओल्ड भी लोग होते हैं। तो इन लोगों पे इनका ट्रायल किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब फर्स्ट फेज़ सही निकल जाता है तब सेकेंड फेज़ की ट्रायल होती है। सेकेंड फेज़ की ट्रायल, तो सेकेंड फेज़ में जो होता है लगभग 400 से 500 लोगों पर ट्रायल किया जाता है। इसमें भी वही देखा जाता है, मेल, फीमेल, जो मतलब कि एज, सबको देख के ही इसमें निर्धारित किया जाता है कि हाँ वैक्सीन उनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर। अब फर्स्ट फेज़ ये लगभग 6 महीने में तैयार होता है, लगभग 6 महीने, कम से कम 6 मंथ लग जाता है फर्स्ट।
उसके बाद जब इसका रिजल्ट आया उसके बाद सेकेंड फेज़ शुरू होगा। सेकेंड 6-7 महीने इसमें भी लग जाते हैं, 6-7 महीने लग जाते हैं, यानी लगभग अगर देखा जाए इन दोनों फेज़ को तैयार करने में, फर्स्ट और सेकेंड फेज़ को तैयार करने में लगभग 2 साल लग जाते हैं, 2 ईयर लग जाते हैं। ठीक, 2 साल लग जाते हैं। अब बात आती है जो मेन हमारा ट्रायल होता है वो थर्ड फेज़ होता है, थर्ड फेज़। तो थर्ड फेज़ में क्या है, इसमें लगभग कई हज़ार संख्या, हज़ारों में इसमें ट्रायल किया जाता है। इसमें उन लोगों को भी इंक्लूड किया जाता है जिनके पास मतलब कि गिनी चुनी बीमारियां होती हैं। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सबको नहीं होती हैं, यानी कि कुछ लोगों के पास ही होती है। जैसे मान लो कैंसर हुआ, तो कैंसर चलो ठीक है 1000 लोगों में 1-2 लोग को मिल जाएगा, या फिर कुछ ऐसी बीमारी हैं जो लाखों में एक को होती हैं या फिर हज़ारों में एक को होती हैं। तो उन तरह के लोगों पे जो ट्रायल किया जाता है वो थर्ड फेज़ ट्रायल होता है। इसमें लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 10 साल या 11 साल लग जाते हैं। अब इनके सबके ट्रायल और उनके सबके रिजल्ट आने के बाद ही WHO ये कहता है कि आपकी वैक्सीन पूरी तरह कारगर है। उसके बाद जब रिपोर्ट आती है, उसके बाद जब रिपोर्ट को स्टडी किया जाता है, तब उसके बाद उसको परमानेंट जो सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है उस वैक्सीन को, कि आप हमेशा के लिए वैक्सीनेशन कर सकते हैं, आप में कोई इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो उस बात को लेके मीडिया में पता चल गया कि 2 साल में जो वैक्सीन ले लिए उनकी मौत हो जाएगी। तो ये बिल्कुल निराधार बात है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ये केवल अफवाह ही फैलाई जा रही है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं वैक्सीन लेना क्यों चाहिए, यानी वैक्सीन क्यों हम लें। तो आपकी इच्छा, आप लो या ना लो, लेकिन हाँ हम ये बता रहे हैं वैक्सीन क्यों लेना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले रिपोर्ट जो इंक्लूड कर रहे हैं वो AEFI की है, यानी कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ठीक, ये जो हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत ये काम करता है। तो ये जो रिपोर्ट हमारे पास है ये मार्च महीने की रिपोर्ट है, मार्च 2021 की, मार्च 2021 की रिपोर्ट है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं वैक्सीन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वैक्सीन लेने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन जो मार्च में जो वैक्सीनेशन हुआ था, लगभग 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल चुकी थी, 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका था। उसमें से जो वैक्सीन लेने के बाद जो इन्फेक्टेड हुए थे या जो वैक्सीन लेने के बाद कोरोना वायरस के चपेट में आए थे, उनकी संख्या आई कितनी, 617 उनकी संख्या जो वैक्सीन लेने के बाद, यानी 6 करोड़ जो वैक्सीनेशन हुआ था मार्च में, उसके बाद जो इन्फेक्टेड हुए उनकी संख्या थी 617। ठीक, अब 617 में से लगभग 305 लोग ऐसे थे 305 लोग ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन उनको होना पड़ा, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हो सकता है उनको आगे भी वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई होगी। 6 करोड़ में 305 लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। ठीक, उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण से लगभग 124 लोगों की डेथ हुई, 124 लोगों की डेथ हुई। कितने में से, 6 करोड़ जो वैक्सीन लिए हुए थे। ठीक, अब यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ जॉन ने बताया कि जो 124 लोगों की मौत हुई थी उसमें से लगभग 93 लोगों की जो मौत हुई वो लगभग 3 दिनों के अंदर हो गई। 93 लोग जो मौत हुई वो 3 दिनों में हुई वैक्सीन लेने के बाद। और जो 18 लोग हैं उनकी जो 4 से 7 दिनों के बीच में हुई। और उसके बाद जो 11 लोग बचे उनकी जो मौत हुई वो लगभग 8 से 28 दिनों के बाद हुई। तो देखो ये वाला डाटा तो हम एक प्रकार से छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 8 से 28 दिनों वाला ये तो संयोग भी हो सकता है, क्या पता उनका उसी टाइम रहा हो कि चलो अब चलते हैं, तो ये टाइम तो छोड़ सकते हैं कि 8 से 28 दिन में। लेकिन हाँ उन वैक्सीनेशन में से थे 6 करोड़ में से, तो इसलिए इनको डाटा में इंक्लूड किया जाता है। तो आप पहले ये देखो 6 करोड़ में से 124 लोगों की मौत हुई, ग्रसित कितने हुए, 617 में से कुछ लोगों को केवल माइनर सिम्टम्स आए थे तो ऐसे ठीक हो गए। जिनको कुछ ज़्यादा सिम्टम्स थे उनको फिर एडमिट कराया गया, हॉस्पिटलाइजेशन किया गया। तो उनकी संख्या कितनी थी, 305 लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये डाटा था हमारा AEFI का। अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए, डेथ रेशियो अगर निकाला जाए, तो आप देखो लगभग 6 करोड़, कितने, 6 करोड़ को वैक्सीनेशन हुआ था, उसमें से 180 लोग की मौत हुई। 6 करोड़ में से 180 लोगों की मौत हुई और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो
तो लगभग इसका जो डेथ रेशियो आता है 0.0003% आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 लाख में लगभग 3 लोगों की मौत होती है अगर वो वैक्सीन लिए हैं। 1 लाख में कितने लोग? 3 लोग। अबे 1 लाख में 3 लोग कोई इतना बड़ा डाटा नहीं, हाँ, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी ये लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, तो ये चिंता वाली बात है। अब उसमें कुछ अलग रहा हो, ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस से ही मरे हैं, क्या पता कुछ और उनके पास बीमारी रही हो, या फिर उनको वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए था, उसमें कोई ऐसी बीमारी रही हो उनको, ये भी हो सकता है। तो अब इसमें कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो कंक्लूजन कुछ ऐसे निकलता है कि एक तो को एक्सीडेंट हो सकता है, यानी संयोग हो सकता है उन 3 लोगों को कि चलो तुम्हें चलना ही चाहिए था। दूसरा बात अगर देखा जाए तो थर्ड फेज़ का भी ट्रायल भी नहीं हुआ, तो हो सकता है उनके पास कोई ऐसी बीमारी रही हो जो थर्ड फेज़ के ट्रायल में उसको नोटिस किया जाए, तो उस समय उनको वैक्सीनेशन लेना या ना लेना डिसाइड किया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक प्रकार को एक्सीडेंट ही उसे माना जाएगा। उसके बाद माइंड डिवीज़न, यानी कि उनको ऐसा लगे कि मतलब इतना ज़्यादा अफवाह फैला दी गई है वैक्सीन को लेके कि हाँ वैक्सीन लगाओगे तो आपकी मौत हो जाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनको मनोवैज्ञानिक तौर पे भी ये लग रहा है कि अब तो वैक्सीन ले हमारी मौत फिक्स। या फिर उनको ये लगा कि मान लो ग्रसित हो गए, बाद में वैक्सीन लेने के बाद भी ग्रसित हो गए, तो उनको यही बताया जो कोरोना वायरस से ग्रसित हुआ वो उसकी मौत होती है। तो उसके आधार पे भी मनोवैज्ञानिक तरीके से पॉजिटिव होना चाहिए एक प्रकार से। वैक्सीन हुआ, वैक्सीनेशन भी हुआ, तभी क्या दिक्कत है, वैक्सीन तो लगी गई। अगर उसके बाद भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए तो वैक्सीन तो लगी ही है हमें। भाई ऐसा तो है नहीं कि वायरस हमें नहीं छुएगा, इतना ज़्यादा वायरस फैल चुका है इस पूरी दुनिया में, कहीं ना किसी रूप में तुम्हें मिल ही जाएगा वायरस। तो वायरस से बचना तो इतना आसान नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो इसलिए वैक्सीन के बाद भी 3 लोग, जो ये 10 लाख में से 3 लोगों की मौत हो रही है, तो इतना ज़्यादा चिंताजनक ये विषय नहीं है कि वैक्सीन से इनकी मौत हुई है। इसमें अगर इसका सजेशन निकाला जाए तो यही है कि जो 3 लोग की मौत हुई है उनका अच्छे से पोस्टमार्टम किया जाए कि हाँ उसमें क्या क्या था ऐसा तो उनकी वजह से वैक्सीन से मौत हो गई है। उसके बाद थोड़ा गवर्नमेंट मतलब कि जो जेनेटिक स्टडी उसको भी अच्छे से किया जाए, मतलब स्टडी किया जाए जो वायरस उसके अंदर आया था, यानी कि जिस वायरस से उनकी मौत हुई उनके जेनेटिक स्टडी को भी अच्छे से किया जाए कि क्या पता कुछ नया वेरिएंट लेके आया हो, कुछ ज़्यादा म्यूटेंट उसके अंदर आ गए हों, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसको भी स्टडी किया जाए, तो उसके आधार पर भी ये सुधारा जा सकता है। जो 1 लाख में 3 लोग की मौत हो रही हैं तो उसको भी सुधारा जा सकता है। लेकिन ये कब सुधारा जाएगा? जब थर्ड स्टेज यानी थर्ड फेज़ का जो हमारा ट्रायल चल रहा है वो जब सक्सेस हो जाएगा पूरी तरह तभी। तो जितना ये डाटा आपको दे रहे हैं मार्च महीने का है, यानी मार्च के बाद से वैक्सीनेशन में थोड़ा अपग्रेड ही हुआ होगा, उससे घटिया क्वालिटी नहीं आई होगी, यानी जो भी हुआ होगा उससे बेहतर ही बनाने की कोशिश की गई होगी। तो इस आधार पे आप सोच सकते हैं कि हमें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप देखो 10 लाख में से 1 लाख में से आप 3 लोग की मौत होती है, तो आप सोचो कि वैक्सीन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब इसको हम आगे अभी देखेंगे, जब एफिकेसी रेट निकाला जाएगा तो उसमें ये भी देखेंगे कि जो वैक्सीन नहीं लेते हैं उनकी क्या दर होती है। इसके बाद बात आती है कि वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण आखिर क्यों होता है, यानी वैक्सीन लेने के बाद हम क्यों संक्रमित होते हैं जब हम वैक्सीनेशन ले चुके हैं। तो इसके लिए भी कुछ डाटा है, ये भी मार्च का ही डाटा ही है, मार्च महीने का ही डाटा हम आपके पास शेयर कर रहे हैं। ठीक, तो आप ये समझ सकते हैं अगर देखा जाए तो कुछ ये डाटा है, यानी मार्च में लगभग 10 करोड़ जनता को कोविडशील्ड के फर्स्ट डोज लग चुका था, यानी 10 करोड़ को फर्स्ट डोज किसे मार्च महीने में कोविडशील्ड का लग चुका था। और उसके बाद कोवैक्सीन का 1 करोड़ जनता को लग चुका था क्या, वैक्सीन। अब उन 10 करोड़ में से लगभग 0.02% लोग ऐसे थे जो पुनः संक्रमित हुए थे, और कोवैक्सीन में क्या था 0.04% ऐसे लोग थे जो पुनः संक्रमित हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड डोज जो हमारा कोविडशील्ड है वो 15 करोड़ लोगों को लग चुका था मार्च में। अब उसमें से थोड़ा आश्चर्यचकित डाटा है कि 0.03% लोग उस समय संक्रमित हुए थे जब उनको सेकेंड डोज भी लग चुका था 15 करोड़ जनसंख्या को। अब कोवैक्सीन की क्या हाल चाल है, कोवैक्सीन में भी सेकेंड डोज 17 लाख लोगों को मार्च में लग चुका था, उसमें 0.04% लोगों को पुनः संक्रमित हो गए थे। लेकिन हाँ उनको अब आपको दिखाएं पहले ही 1 लाख में से लगभग 3 लोग ऐसे हैं जो डेथ के करीब पहुँचे हैं,
संक्रमित हुए वो बात सही है, लेकिन हाँ उनकी डेथ नहीं हुई। थोड़ा वायरस की चपेट में तो आना फिक्स है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको मिल ही जाएगा, ये तय है। तो ये हुआ डाटा, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, अब इनका अगर रेट निकाला जाए, इनका लगभग आता है 10,000 लोगों में 2 या 3 लोग जो पुनः संक्रमित हुए हैं, यानी जो वैक्सीन लेने के बाद भी। और ये अगर कोवैक्सीन का देखा जाए तो इनका भी 10,000 में 1,000 में लगभग 4 लोग पुनः संक्रमित हुए हैं। ये इनका डाटा है, एक कोविडशील्ड का, कोवैक्सीन का है। तो ये भी इतना आश्चर्यचकित डाटा नहीं है कि हम वैक्सीन से भागें या फिर वैक्सीन ना लें। संक्रमण होना भी एक बुरी बात है, लेकिन इतनी बुरी बात नहीं कि हम उसके लिए वैक्सीन का विरोध करें। जैसे अभी हाल ही में एक विरोध आया है बाबा रामदेव जी द्वारा, आप देखेंगे कि योगा सेशन ले, तो उसमें उन्होंने कहा है जो हमारा कि एलोपैथ है, स्टूपिड पैथ है। तो इस तरह के भड़काऊ बयान देने से क्या मतलब, आपको ये पता होना चाहिए। लगभग अपने भारत में पतंजलि के इतने ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग हैं कि अगर बाबा रामदेव ये बोल दिए कि जो हमारा एलोपैथ खराब है या एलोपैथ का विरोध कर दे, वैक्सीन का विरोध कर दे, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि वो उनके पीछे अंधभक्त बने घूम रहे हैं। अभी इससे पहले भी वो कोरोनिल लेकर आए थे, कोरोनिल, जिस पे उनके ऊपर 420 का केस लग गया था। उसके बाद भी वो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। इस कोरोना पेंडेमिक काल में वो ऐसा अभद्र बयान दे रहे हैं, उसके बाद भी वो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। ये आपको ही पता है, उसके पीछे हम क्या बोलें। तो ये रहा डाटा, संक्रमण होने के जो चांसेस हमारे में हैं, ये 10,000 में 2 से 3 अगर कोविडशील्ड लगवाए हो, वो कोवैक्सीन अगर वैक्सीन लगवाए हो तो 1,000 में 4। लगभग आप देख रहे होंगे इस समय लगभग मैक्सिमम लोगों को कोविडशील्ड ही लग रही है। 1-2 लोग को या फिर कुछ 2-4-10% लोगों को कोवैक्सीन लग गई होगी, लेकिन मैक्सिमम जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो कोविडशील्ड ही हो रहा है, और ये अच्छी भी है कोविडशील्ड। अब ये तो डाटा रहा है कितने लोग संक्रमित हुए, लेकिन बात ये आती है संक्रमित क्यों हो रहे हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट हैं। पहली पॉइंट अगर देखा जाए तो ऑलरेडी उनके अंदर कोई इन्फेक्शन रहा हो, जो थर्ड फेज में उसका आउटपुट मिले कि थर्ड फेज में उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एक तो ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो कि हाँ वो कोरोना वायरस से ग्रसित रहे हों, मान लो आज उनको कोरोना वायरस हुआ, आज वो कोरोना वायरस चपेट में आए और कल जाके वो वैक्सीन लगवा लिए, तब भी उनको दिक्कत है, क्योंकि जो सिम्टम्स दिखाई देंगे उसके कोरोना वायरस को 2 से 3 दिन बाद दिखाई देंगे। और आज उनको कोरोना वायरस हुआ और कल जाके वैक्सीन ले लिए, तो तभी ये दिक्कत वाली बात हो सकती है कि उनको लिए, क्योंकि ये कहा गया है जो मतलब ग्रसित है उनको वैक्सीन नहीं देना है, और उनको सिम्टम्स पता चला 2 या 3 दिन बाद, तब तक वो वैक्सीन ले चुके थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या है कि आप वैक्सीन जैसे आज लिए और कहीं मार्केट में चले गए, 2, 3 या 4 दिन बाद, 14 दिन के अंदर वैक्सीन काम करती है, 14 दिन के बाद वैक्सीन काम करती है, और 14 दिन के अंदर आप अगर कहीं संक्रमित हो गए तब भी आप उसकी चपेट में आ जाएंगे। तो क्योंकि हमारे अंदर एंटीबॉडी इतनी बनी नहीं होंगी, क्योंकि 14 दिन बाद ही जो हमारी वैक्सीन है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू करती है। तो इसलिए पहले हमारे शरीर में थोड़ा बुखार आता है, बॉडी पेन होता है, थोड़ी हरारत सी रहती है, कुछ ऐसे जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं हमारे शरीर में होते हैं। तो आज अगर आप वैक्सीन लिए तो 2 या 3 दिन के या 14 दिन के अंदर अंदर आप पुनः संक्रमित हो रहे हैं या फिर कहीं कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, तो स्वाभाविक है आपको संक्रमण अपने ग्रस्त में ले लेगा। या फिर आपकी इम्यूनिटी पावर जो हो वो वीक हो, ये भी हो सकता है, इम्यूनिटी पावर वीक हो, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या होती है कि अगर देखो आज हम जो वैक्सीन चल रही है ये लगभग 6-7 महीने पहले बन चुकी वैक्सीन, उसके बाद से नए नए स्ट्रेन आते चले गए। तो जब आप वैक्सीन लिए हो तो बात सही है, लेकिन आपको नया कोई स्ट्रेन या नया कोई वेरिएंट का कोरोना वायरस आके संक्रमित कर दे, तो ये भी हो सकता है कि हाँ वैक्सीन जो एंटीबॉडी बना रही है वो तो दूसरे वायरस की बना रही है, और आपको लाके कोई दूसरा वायरस आपको संक्रमित कर दिया, तो ये भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है, इसके वजह से भी हम आप संक्रमित हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण संक्रमित होने के लिए, और ज़्यादा कोई बुरा डाटा नहीं संक्रमण के लिए। 10,000 में 2-3 लोग पुनः संक्रमित होते हैं, तो ये कोई इतना दर्दनाक नहीं है कि वैक्सीन का विरोध किया जाए या वैक्सीनेशन ना करवाया जाए। आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हम देखते हैं एफिकेसी क्या होता है। एफिकेसी जब वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन को कितनी कारगर साबित होती है और निकालने के लिए एक मापांक होता है जिसे मापा जाता है, जिसे एफिकेसी रेट कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो ये पूछते हैं कि हाँ कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन नहीं अच्छी है, या फिर वो
लीगल तौर पे, यानी कि उनको एक डॉक्यूमेंट ला के दो कि हाँ ये वैक्सीन इतनी अच्छी है, वैक्सीन इतनी अच्छी, कैसे पता चला, तो उनके लिए हम ये लेकर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एफिकेसी रेट निकाला जाता है। तो इसमें एक टर्म आप याद कर लें। पहले तो होता है इसमें प्लेसिबो। प्लेसिबो प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो को हम क्या लिख सकते हैं? फेक वैक्सीन लिख सकते हैं। फेक वैक्सीन मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को, मतलब हमें 10 लोगों को वैक्सीनेशन करना है, 10 लोग हैं उनको वैक्सीनेशन करना है। इसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनको हम रियल वैक्सीन दिए हैं, जो वैक्सीन है, और जो 5 लोग बचे उनको हम प्लेसिबो दिए हैं। इनको 5 लोग को वैक्सीन दिए और इनको 5 लोग को प्लेसिबो दिए हैं। मतलब क्या है इसका? ये 5 लोग प्लेसिबो, मतलब क्या प्लेसिबो देते क्या हैं? क्योंकि अब इनको ये नहीं पता कि हमें वैक्सीन मिला या प्लेसिबो मिला है। प्लेसिबो मतलब ये होता है कि हम उनको ये यकीन दिला दें कि आपको वैक्सीन लग चुकी है और आप अब बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि हमें टेस्टिंग करने में ये आसानी हो कि जिनको वैक्सीन लगा उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, जिनको वैक्सीन नहीं दी उनके ऊपर असर क्या पड़ रहा। ऐसा थोड़ा ना है कि हम जिनको वैक्सीन दिए ही हैं केवल उन्हीं के ऊपर से हम रिपोर्ट ले सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं। जिनको वैक्सीन नहीं दी उनका भी रिपोर्ट हमें लेना पड़ेगा। अब उनको भी उस तरह के कल्चर में, उस तरह के भीड़ में या उस तरह के एरिया पे उन्हें भेजना पड़ेगा कि आपको वैक्सीन लग चुका है, आप निश्चिंत रहें, आप कहीं भी जाएँ, जहाँ जो वैक्सीन लगा वो लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप भी जा रहे हैं। आप भी जितनी सतर्कता वो लोग रख रहे हैं उतनी सतर्कता आप भी रखें, निश्चिंत रहें। मान लो आपको वैक्सीन लग चुका है, ऐसा यकीन उनको दिलाया जाता है। रियल में उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है। वो चाहे आप सोच लो जो ग्लूकोज चढ़ता है हम लोगों के लिए, जो पानी चढ़ाया जाता है उसका पानी था, या कुछ भी सोच लो कि हाँ वो था, लेकिन हाँ उसमें कहो वैक्सीन था या फिर किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट वाला या फिर बुखार जुकाम का कुछ भी, किसी प्रकार की उसमें दवाई नहीं थी, किसी प्रकार का उसमें एंटीजन नहीं था कि जो उनके शरीर में जाके उनके बॉडी में कोई रिएक्शन करे। कुछ ऐसा नहीं था, बस उनको यकीन दिलाया था कि आपको वैक्सीन लग चुका है। उसे कहा जाता है प्लेसिबो, इसलिए इसको फेक वैक्सीन या फिर झूठी दवा कहा जाता है। आई होप आप प्लेसिबो समझ भी गए होंगे कि प्लेसिबो क्या होता है। अब हम देखते हैं एफिकेसी निकाला कैसे जाता है। एफिकेसी निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसे अटैक रेट इन द अनवैक्सीनेटेड माइनस अटैक रेट इन द वैक्सीनेटेड, यानी जो वैक्सीनेटेड किया गया है उन पे ऊपर क्या असर पड़ा है, जो अनवैक्सीनेटेड हैं जिनको ऊपर प्लेसिबो दिया गया है उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, अपान अटैक रेट इन द अनवैक्सीनेटेड मल्टीप्लाई 100। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक, तो अब इसके हिसाब से जो रिसर्च हुई है उसको देखते हैं। सभी वैक्सीन का जो एफिकेसी रेट है वो इसी फार्मूला से निकाला जाता है। जो हमारे पास रिसर्च का डाटा है वो हमारे फाइजर कंपनी का है, फाइजर की जो वैक्सीन है उसका है। उन्होंने क्या किया था, जो 43,000 लोगों पे मतलब कि जो वैक्सीनेशन है उसको अप्लाई किया था एफिकेसी निकालने के लिए। तो उसमें से लगभग 21,500 लोगों को दिया गया था प्लेसिबो और उसमें से 21,500 लोगों को दिया गया था वैक्सीन। कितने? 21,500 लोगों को प्लेसिबो, 21,500 लोगों को वैक्सीन दिया। कुल कितने थे? 43,000 लोग थे। अब क्या किया, इन लोगों को इतना मोटिवेट किया गया कि आप लोग सभी लोग जो 43,000 हैं इन सभी लोगों को वैक्सीन मिल चुका है। आप इन बिल्कुल ना याद रखें कि हमें प्लेसिबो दिया गया वैक्सीन, किसी को पता भी नहीं था कि हमें प्लेसिबो दिया गया है। ये सिर्फ फाइजर को पता है या फिर जो डॉक्टर वो दिया उसको पता है, और किसी को नहीं पता है। जो इसमें व्यक्ति पार्टिसिपेट किए थे इन सब में से किसी को नहीं पता था कि हाँ जो वैक्सीन हमें दिया गया है वो रियल वैक्सीन था या कोई प्लेसिबो दिया गया है। अब क्या हुआ, इसका रिजल्ट जो आया, इसका रिजल्ट जब देखा गया 3-4-5 महीने बाद, तो लगभग 170 लोग ऐसे थे, इन सबका टेस्ट किया गया तो 170 लोग ऐसे थे जो कोविड पॉजिटिव निकले। अब 170 लोगों को क्या हुआ, कोरोना पॉजिटिव, यानी दोनों पुनः संक्रमित हो गए। तो इसमें निकाल क्या सकते हैं, अब 170 कौन से थे, 43,000 में से 170 थे। तब इनमें से जो 170 निकले हैं यानी जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ है, यानी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो लोग, तो मैं देखो कई कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों लोग यानी कि बराबर संख्या रहो, यानी कितनी, लगभग 85-85 दोनों लोग रहे हों, या फिर ऐसा हो कि जिनको वैक्सीन लगा, ये अनवैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेटेड है, जिनको वैक्सीन लगा उनको किसी में से किसी को संक्रमण ही ना हुआ हो, यानी कि वो जीरो हों। तो अनवैक्सीनेटेड कितने हो जाएंगे, 170 हो जाएंगे, जो वैक्सीनेटेड हो 0 हो जाएंगे। या फिर जो कुछ और भी डाटा होता है, कुछ वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेटेड है उसमें से हों, कुछ अनवैक्सीनेटेड से हैं उसमें से हो। तो जो रियल डाटा वो हम आपको बताएं
तो रियल डाटा ये है, जो अनवैक्सीनेटेड है उनकी संख्या हमारी है 162, जो अनवैक्सीनेटेड है, और जो वैक्सीनेटेड उनकी संख्या है हमारी 8। ठीक, अब इसको इस फार्मूले में रखो। देखो पहली कंडीशन अगर रखी जाए तो क्या होगा, अनवैक्सीनेटेड माइनस वैक्सीनेटेड, यानी 85 माइनस 85 डिवाइड बाई 85 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा। तो यानी 0 0 0 0 कट जाए, यानी कि 0% इसका एफिकेसी, यानी वैक्सीन लगवाओ तब भी ठीक, ना लगवाओ तब भी ठीक। वैक्सीन लगवाने के बाद ही 85 लोग संक्रमित हुए, और वैक्सीन नहीं लगवाए उसके बाद ही 85 लोग संक्रमित हुए, तो इसका कोई भी एफिकेसी रेट नहीं, यानी 0% एफिकेसी रेट है इसका। ये वैक्सीन बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुई। तो ये रही पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है 170 लोग अनवैक्सीनेटेड, यानी जितने वैक्सीन नहीं लगा, जिनको प्लेसिबो दिया गया था, उनकी संख्या कितनी है, 170 है। तो 170 माइनस 0 डिवाइड बाई 170 इंटू 100, तो यानी कि 170, ये वैक्सीन है, यानी कि जब वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 0 है संक्रमित होने की, तो उस वैक्सीन का जो एफिकेसी रेट आएगा वो 100% आएगा। यानी वो अगर वो वैक्सीन लगा ले तो आप ये श्योर हों कि आपको मतलब दोबारा से कोरोना या फिर कोई भी लक्षण कोरोना के आपके पास नहीं आएंगे, आप दोबारा संक्रमित नहीं होंगे। तो ये होगा, तो ऐसा भी नहीं हुआ, तो कैसा हो। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। तीसरी कंडीशन में हुआ क्या, जो अनवैक्सीनेटेड हो कितने हैं, 162 हैं संक्रमित होने, जो अनवैक्सीनेटेड संक्रमण हुए हैं वो 162 हैं, माइनस जो वैक्सीनेटेड के बाद संक्रमित हुए उनकी संख्या है 8, डिवाइड बाई अनवैक्सीनेटेड, मतलब अटैक रेट इन अनवैक्सीनेटेड, यानी 162 इंटू 100। जब इसको सॉल्व किया गया तो लगभग हमारा जो एफिकेसी रेट आया वो 95% आया। यानी कि अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो आपको 95% चांस है कि आप संक्रमण के रेंज में नहीं आएंगे, संक्रमित नहीं होंगे। ये हमारा फाइजर की रिपोर्ट है। ऐसे सारी वैक्सीन का जो एफिकेसी रेट निकाला जाता है। मेरा मेन मकसद था कि एफिकेसी रेट निकाला कैसे था ये समझाना। ये हमें बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि हमें कोविडशील्ड का निकालना था या फिर कोवैक्सीन का निकालना था। आपको पैसे पहले ही पता है, जो कोविडशील्ड उसका 95% है, 95% है। जो कोवैक्सीन है उसका हमारा 80 से 85% है। ये तो आपको पता ही है। और निकाला कैसे जाता है, बस बात ये कि ये वाला फार्मूला है, इसके थ्रू हमारा एफिकेसी रेट निकाला जाता है कि हाँ क्या क्या मापांक उसमें रखे जाते हैं। लेकिन आप ये देख के घबराइए ना कि हमारा जो मतलब जो कोविडशील्ड है वो 95% यानी हम 95% सिक्योर हैं। जो कोवैक्सीन है वो हमारा 85% ही सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो ये सोच के मत घबराइए। जो ये डाटा दिया गया है ये सिर्फ इतना दिया गया है कि हमारा वैक्सीन लगवाने के बाद हम संक्रमित हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसके आगे कोई कहानी नहीं बताई गई कि आप कितना संक्रमित हुए हैं, आपकी डेथ हुई है या फिर उसका इसमें कोई भी मापांक नहीं, उसके द्वारा कुछ नहीं मापा गया है कि आप कितना ज़्यादा संक्रमित हुए, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा या फिर आपकी डेथ हो गई या फिर आप केवल मेजर सिम्टम्स के साथ ही रिकवर कर ले गए या होम आइसोलेशन से ही रिकवर कर ले गए। इसमें इसकी चर्चा नहीं। बस हाँ आपको संक्रमण हुआ है तो आप इस कैटेगरी में आ गए, यानी 162 के रेंज में आप 170 के रेंज में आप आ गए। आपको संक्रमण हो 170 के, लेकिन आप संक्रमण के बाद कितना ज़्यादा खींचे हैं वो इसमें चर्चा नहीं किया गया। तो आप इस डाटा को देख के 95% डाटा को देख के ना परेशान हो। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं। यहाँ पे देखें, वैक्सीन का मेन काम क्या होता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाना। यानी वैक्सीन हम लगा लिए तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी वो बनाए, ये हमारा उसका मेन उद्देश्य, उससे हमारी अपेक्षा होती है कि एंटीबॉडी हमें वो प्रोड्यूस करे। तो वैक्सीन का मेन काम ये होता है। अब क्या होता है, जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन आता है, एंटीजन प्रवेश करता है, किसी वायरस से हम संक्रमित होते हैं, तो क्या किया जाता है कि देखो अगर वैक्सीन ले लिए तो पहली कंडीशन है कि वो वायरस संक्रमण से ही रोक दे हमें, यानी नो इन्फेक्शन, हमें संक्रमित ही ना करे वैक्सीन लेने के बाद। उसकी एंटीबॉडी इतनी प्रबल है कि वो आपको संक्रमित होने से ही बचा ले। चलो ये भी सही है। तो जो हमारा एफिकेसी रेट है जो 95% या 98% जो हमारा निकल रहा है, 98% वो यहीं पर निकल रहा है, इतना ही देखा जाता है। नो इन्फेक्शन यानी हम दोबारा इन्फेक्टेड नहीं हुए, तो यहाँ पर ही निकल रहा है। तो हो सकता है भाई कोई वैक्सीन ऐसी हो जो इन्फेक्शन को ही रोक दे, वो इन्फेक्शन ही ना होने दे, तो हो सकता है, आगे देखा जाएगा ये सब बातें। या फिर
हम इन्फेक्टेड तो हो गए। अब देखो वायरस तो इतना ज़्यादा फैल चुका, कहीं ना कहीं आप मिल ही जाएगा। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप में मिल जाएगा। आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी पावरफुल है या फिर आप कितना सतर्क रहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर सोचो कि वायरस ख़त्म हो चुका तो ये बिल्कुल अनलीगल बात है। वायरस ख़त्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि जो इस समय वायरस कंट्रोल है सरकार द्वारा किए गए प्रयासों द्वारा तथा हम लोगों द्वारा जो प्रयास किए गए, या फिर जो टाइम सैनिटाइजेशन या फिर मास्क का उचित दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन किया गया या लॉकडाउन जो लगाया गया, उसके द्वारा थोड़ा स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अगर ये सोचो कि वायरस ख़त्म हो गया तो बिल्कुल निराधार बात है। वायरस अभी भी है, बस हाँ वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब आएँ, कब हम आपको चपेट में लें, यही है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, आप इन्फेक्टेड तो हो सकते हैं, वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन उसके बाद वैक्सीन अपना काम करती कि नहीं करती। आप चलो इन्फेक्टेड हुए, ठीक है, इन्फेक्शन के बाद आपको सिम्टम्स ना नजर आए, यानी इन्फेक्टेड हुए, पता भी नहीं चला कब हम इन्फेक्टेड हुए, कब रिकवर कर गए, हमें पता भी नहीं चला, सिम्टम्स भी ना नजर आए। अगर सिम्टम्स नज़र भी आए तो थोड़ा सा खांसी जुकाम बुखार हमें आ भी जाए तो 1-2 पैरासीटामॉल लेने के बाद हम सही हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर भी ठीक है। उसके बाद अगर और ज़्यादा सिम्टम बढ़े, यानी मॉडरेट तक हम अगर पहुँचे, तो वहाँ तक भी मॉडरेट सिम्टम्स मतलब ये हुआ कि हमें बुखार जुकाम खांसी थोड़ा और ज़्यादा आया, 2-3 दिन तक दवा लेना पड़ा, हफ्ते भर दवा लेना पड़ा, ठीक हो गए, चल गए। लेकिन अगर यहाँ तक देखा जाए वैक्सीन का, अगर यहाँ तक एफिकेसी रेट निकाला जाए, यहाँ तक मतलब कि ये 4 मॉडरेट सिम्टम्स तक, तो एक किसी वैक्सीन के आप देख लो उसका जो एफिकेसी रेट आता है वो 99.9% आता है। अगर मॉडरेट सिम्टम्स देखा जाए तो कितना मॉडरेट सिम्टम्स तक, यहाँ तक लगभग सभी वैक्सीन यहाँ तक बचा सकती हैं। अब मतलब कि मैक्सिमम लोगों को यहाँ तक बचा सकते हैं, मॉडरेट सिम्टम्स तक जाएंगे, लेकिन हाँ वहाँ से बच सकते हैं, आपको थोड़ा सा दवा करना पड़ेगा लेकिन आप बच जाएंगे। उसके बाद क्या आता है सेवरेट सिम्टम्स, यानी कि ये ऐसा कंडीशन है कि आपको हो सकता है होम आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ जाए। होम आइसोलेशन हो जाए, कुछ वैक्सीन कुछ दवा खानी पड़े, कुछ ज़्यादा दिन तक आपको उपचार करना पड़े, हो सकता है, तो ये भी कहीं तक सही कंडीशन। लेकिन उसके बाद अगर बात की हॉस्पिटलाइजेशन की, तब ये थोड़ा दर्दनाक, यहाँ पे आपको वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली या फिर दुर्भाग्यपूर्ण से किसी की डेथ भी हो जाती है, जो अभी आप पीछे देखें डाटा, इसमें 10 लाख में से सर 3 लोगों की डेथ की रिपोर्ट आई है, यानी कि जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से। तो ये यहाँ तक कितने लोग पहुँचते हैं, 0.0003% लोग जो वैक्सीन लिए हुए हैं इस कंडीशन तक। हाँ आपको इन्फेक्शन होगा चलेगा, सिम्टम्स होगा चलेगा, माइल्ड सिम्टम्स होंगे तब भी चलेगा, मॉडरेट सिम्टम्स होगा तब भी चलेगा, क्योंकि आप रिकवर कर लें। खांसी जुकाम बुखार तो आना ही है, आप वैक्सीन लेते हैं उसके बाद भी लगभग 2-4-10 दिन परेशान होना पड़ता है। तो ये यहाँ तक चलता है, और यहाँ तक लगभग सारी वैक्सीन 99% मतलब एफिकेसी रेट उनका है, 99% कारगर हैं। तो ये कोई चिंता वाली विषय नहीं कि हम वैक्सीन लिए हैं तो हमारी मतलब कि डेथ हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना रखें। अब ये था अभी तक जो हमारे पास डाटा था। अगर अब इसके बाद हमारी राय पूछी जाए कि आपकी राय क्या है, तो हम तो यही कहेंगे कि आप जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करें और अपना वैक्सीनेशन ज़रूर लें। अगर आपकी बारी आ रही तो वैक्सीन तुरंत लें, उसमें कोई भी डरने वाली बात या फिर किसी तरह से आप परेशान ना हो। वैक्सीन पूरी तरह सही है, आप जितनी ज़्यादा वैक्सीन ले लेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे। जैसे अभी देखे हैं जो हमारा ग्रीन फंगस निकला है मध्य प्रदेश के इंदौर से, तो अगर वैक्सीन ले लिए आप संक्रमित ही ना हो तो क्या ज़रूरत है, मतलब कैसे वो आ जाएगा हमारे पास ग्रीन फंगस या ब्लैक फंगस येलो फंगस, कुछ कैसे आएगा। ये सारे जो फंगस का असर पड़ता है कि जो कोरोना पॉजिटिव होकर रिकवर कर लेते हैं उनको ही दिक्कत आती है। तो आप वैक्सीन लें, कई सारी बीमारी से बचेंगे, अपने को बचाएं तथा अपने परिवार को सुरक्षित करें। आई होप वीडियो लंबा हो गया होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। तब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।